अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमने पढ़ लिया था कि जिसमें हमारे पास जो भी हीट सिस्टम के अंदर एंटर होती है वो कुछ उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और कुछ वर्क डन करती है अराउंड द सराउंडिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये सब इस बात पे बेस करती हैं कि आपके पास जो 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज जिनको कंबाइन किया गया इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में वो किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती हैं। मतलब इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क वो किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो वो सिस्टम जिसके ऊपर जो हमारे जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और उस सिस्टम के अंदर वो 3 हीट की जो फॉर्म है, जो बेसिकली एनर्जी की जो फॉर्म है, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, वो किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, उस सिस्टम को हम अक्सर वर्किंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की वो यही है कि जब हीट की सिस्टम के अंदर एंटर होती है उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करती है एंड वर्क डन करती है। तो आपके पास जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस हो सकते हैं वो क्या है। एक तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें तीनों टर्म इक्वेशन की जो है वो ज़ीरो हो, मतलब एनी ऑफ द 3, मतलब इनमें से मतलब कोई भी एक टर्म ज़ीरो हो जाए, मतलब या चेंज इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाए या वर्क डन ज़ीरो हो जाए या हीट एंटर इनटू द सिस्टम वो ज़ीरो हो जाए। एक तो ये, और दूसरा ये कि आपका ऐसा कोई प्रोसेस हो जिसके अंदर जो है वो जो स्टेट वेरिएबल हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सिस्टम के वो कांस्टेंट हो। अब इन दो चीज़ों की बेसिस पे या तो तीनों हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क में से तीनों में से कुछ ज़ीरो हो जाए, और दूसरा इस एक वो प्रोसेसेस हो सकते हैं और एक वो प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसमें स्टेट वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहें और वो भी टाइम चेंज ना हो। तो हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं आइसोटोरिक प्रोसेस। आइसोटोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपके पास जो है वो वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट हो जाए। मतलब स्टेट वेरिएबल वाली कंडीशन अगर हम देखें तो 3 स्टेट वेरिएबल में से अगर वॉल्यूम जो है वो अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में तो हम उसे आइसोटोरिक प्रोसेस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर उस प्रोसेस में क्या होगा कि अगर गैस एक सिलेंडर के अंदर आपने ली है और उसको आपने ऐसी उसकी जो बेस है सिलेंडर की वो कंडक्टिंग है, मतलब अगर आप उसको किसी भी ऐसी सोर्स पे रखते हैं जहाँ जो जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी बेस से वो हीट ट्रांसफ़र होगी। कंडक्टिंग बेस रखने का ये मकसद है। और उसकी जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है और उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है और उस पिस्टन को जो है वो हमने फ़िक्स किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई हीट उसकी बेस में से गैस के अंदर इंटर हो रही है तो आपके पास वॉल्यूम हमने क्योंकि ऊपर पिस्टन पे प्रेशर इस तरीके से मेंटेन रखा है, करते जा रहे हैं कि वो एक्सपैंड नहीं हो पा रही गैस। तो क्योंकि जितना जितना ऑब्वियसली हीट इंटर होगी सिस्टम में गैस एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। तो अगर गैस को एक्सपेंशन से रोकना है तो उसका तरीका यही है कि आप पिस्टन के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएं ताकि गैस जो है वो एक्सपेंड ना कर सके। तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएं। इनिशियली लेट्स सपोज प्रेशर P1 था, फिर उसके बाद प्रेशर P2 हो गया है और उसका टेम्परेचर भी इस दौरान जो है वो T1 से T2 हो गया है। मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सपेंड नहीं हो रही। तो गैस एक्सपेंड नहीं हो रही, ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही, मतलब वॉल्यूम में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। तो जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा गैस की तो हमारे पास जो वर्क डन है बाय द गैस या ऑन द गैस नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हो तो गैस एक्सपैंड करती है और अगर वर्क डन ऑन द गैस हो तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ना वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है ना वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो हो गया। जब इस केस में जब डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो हो गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपके पास जितनी भी हीट इंटर होगी सिस्टम के अंदर वो सब की सब उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो हो गया। तो जितनी हीट भी सिस्टम के अंदर इंटर होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोरिक प्रोसेस में जितनी भी हीट इंटर हो रही है गैस के अंदर वो सब इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है और प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। और अगर आप सिस्टम से हीट रिमूव कर दें और आइसोटोरिक कंडीशन ही रखें, मतलब ये कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट ही रखें, तो जितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है उतनी ही डिक्रीज़ हो जाएगी और उस प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा और गैस जो है वो कूल हो जाएगी। जैसे ग्राफ इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये जो 10.5 फिगर के अंदर इन्होंने एक हीट रिजर्वायर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है और इसकी जो बेस है वो इन्होंने कंडक्टिंग रखी हुई है और जबकि और ऊपर से प्रेशर इन्होंने फिक्स प्रेशर ऐसे रखा हुआ है कि वॉल्यूम फिक्स है, ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़।
और ये जो ग्राफ है ये हमें स्ट्रेट लाइन है, ये इसके वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो यहाँ था वही थ्रू आउट है, वो फिक्स है। सिर्फ जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है P1 से P2 तक, V1 वही रह रहा है, V1 जो इनिशियल था, V था वही फाइनल है, और T1 इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो जो आइसोचोरिक प्रोसेस का ग्राफ होता है उसे आइसोचोर कहते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो पैरेलल होती है टू द प्रेशर एक्सिस। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि गैस एक्सपैंड करती है, लेकिन गैस इस तरह से एक्सपैंड करती है कि हर पॉइंट पे उसका प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपके पास जितनी भी हीट इंटर होती है वो सब की सब क्या होती है, उसमें सॉरी बेसिकली जो हीट इंटर हो रही है उसमें कुछ जो है वो आपके पास वर्क में भी चेंज हो रही होती है। अब इंटरनल एनर्जी का पे में भी ओबियसली उसका फ़र्क आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम जो है वो मोस्टली तब यूज़ होती है जब आपने हीट को कन्वर्ट करना होता है वर्क, और जितने भी हीट इंजन है उन सब के अंदर हमने हीट को वर्क में ही चेंज करना होता है। इसमें भी आपने गैस लेनी है, एक सिलेंडर के अंदर कंडक्टिंग बेस है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं और फ्रिक्शनल लेस पिस्टन है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमने ए ले लिया। अगर उस गैस का इनिशियल प्रेशर P है, मतलब फाइनल भी P ही रहे क्योंकि हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें। वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो चेंज वो जो है सॉरी वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस हमारे पास V1 T1 एंड P है। मैन जब गैस हीट होगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी सिस्टम के अंदर, तो गैस एक्सपैंड करेगी जिसकी वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा होगा। अगर हम पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को बहुत स्मॉल लें तो हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज ना हो और वो कांस्टेंट रहे। आफ्टर एक्सपेंशन तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है वो ओबियसली चेंज हो जाएगी, तो नया प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है वो T2 एंड P2 हो जाएगा। अगर आपके पिस्टन ने जो है वो जो डिस्टेंस अपर डायरेक्शन में मूव किया, अगर हम उसको डेल्टा वी ले लें तो आपको पता है कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डेल्टा वी अगर पिस्टन ने अपर डायरेक्शन में डिस्टेंस मूव किया है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है वो आपके पास डेल्टा वी, वो आपके पास वर्क हो जाएगा। फोर्स वो एफ वो फोर्स है जो कि पिस्टन के ऊपर गैस एक्सर्ट कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और पी प्रेशर है अगर, तो आपको पता है कि प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ से आपके पास जो फोर्स है वो पी ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर इस फार्मूले के अंदर फोर्स की जगह पी ए वैल्यू पुट कर दें, और आपके पास ये बेसिकली सपोज ये अगर यूँ पिस्टन है आपके पास और इसके ऊपर गैस की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, इसने कुछ डिस्टेंस डेल्टा वाई मूव किया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, तो बेसिकली ये एक इमेजिनरी सा जो सरफेस बनेगी, इसका जो वॉल्यूम है वो A इंटू डेल्टा वाई बनेगा। ठीक है, मतलब A क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये डेल्टा वाई क्या है, ये डिस्टेंस। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें वो वॉल्यूम दे देगा जो चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे इनिशियली इस पॉइंट से यहाँ तक जाते हुए जो वॉल्यूम इसने ये जो कवर किया है, ये वाला वॉल्यूम, वो आ जाएगा। वो किस तरीके से आएगा, जब आप A को डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये आपके पास वॉल्यूम, अब ये कौन सा वाला वॉल्यूम था, ये अगर सपोज आपके पास अगर ये सिलेंडर है इनिशियली, ठीक है, और इस वक्त इसका वॉल्यूम V1 था, फिर उसके बाद ये जो पिस्टन है इसके ऊपर ये मूव किया थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में, यहाँ पे कहीं आ गया। ठीक है, तो उस वक्त गैस का जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है ना, ये किसके बराबर है, V2 माइनस V1 के। ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम। तो और ये मैंने आपको भी पीछे बताया कि ये किसके बराबर है एक्चुअली, अगर आप इसको फार्मूले से मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे चेंज इन वॉल्यूम, तो एरिया इनटू दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास जनरल ये फार्मूला है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। तो आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू सॉरी A इंटू डेल्टा वाई जो है वो चेंज इन द वॉल्यूम है, 10 A इंटू डेल्टा वाई जो है वो आपके पास बराबर होना चाहिए V2 माइनस V1 के, या डेल्टा V के। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से वर्क का फार्मूला P इंटू V2 माइनस V1 या P इंटू डेल्टा V। तो ये हमारे पास वर्क के बराबर है। तो अगर जो है वो जैसे पिछले प्रोसेस में आइसोटोरिक प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन उस केस में हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा था। लेकिन अगर प्रेशर अगर आप कांस्टेंट रखें तो आपके पास वर्क डन जो है वो इसके बराबर है। ठीक है,
तो V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, V2 जो है फाइनल वॉल्यूम है, डेल्टा V जो है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस, जब गैस एक्सपैंड करे एट कांस्टेंट प्रेशर तो डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर है। तो आपके पास जो चेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसमें डेल्टा W में आप P डेल्टा U कर लें इंटर, तो आपके पास जो भी एनर्जी इंटर हो रही है वो कुछ इंटरनल एनर्जी, जो भी हीट इंटर हो रही है वो कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, कुछ वर्क करेगी। तो जो वर्क परफॉर्म होगा बाय एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग गैस, वो आपके पास फ्रॉम वन और बोथ सोर्सेस, फ्रॉम वन एंड बोथ सोर्सेस का मतलब ये है कि वो जो भी वर्क गैस करेगी, चाहे वो गैस के ऊपर वर्क हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गैस, चाहे गैस की खुद एक्सपैंड करे, तो वो दोनों वर्क जो हैं वो हीट की वजह से भी हो सकते हैं और इंटरनल एनर्जी की वजह से भी हो सकते हैं। तो जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है उसका जो ग्राफ होता है उसे हम आइसोबार कहते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको शो किया हुआ है, इस केस के अंदर आपके पास जो है वो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फिर आपने हीट को सप्लाई किया जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ, ये चेंज इन वॉल्यूम है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे आप देखिए इस पूरी लाइन के लॉन्ग एक ही है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास उसका ग्राफ हो गया। फिर थर्ड प्रोसेस है जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। हमने एक दफ़ा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, फिर प्रेशर को रखा, फिर हम टेम्परेचर को करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कहते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी। तो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिसके अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हम एक आइडियल गैस ले रहे हैं तो आपके पास आइडियल गैस जो है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो आपके पास आप कंसीडर करें कि एक गैस है सिलेंडर के अंदर, उसकी कंडक्टिंग बेस है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, रिमूवेबल पिस्टन है जैसे फिगर में शो किया गया है। तो जब आपके पास बेस ऑफ सिलेंडर को आप किसी हीट रिजर्वायर पर रखेंगे जो टेम्परेचर T1 है, तो रिजर्वायर एक बहुत लार्ज बॉडी होती है, हीट कैपेसिटी की ऑब्वियसली हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर आप उसके ऊपर एक सिलेंडर रख भी देते हैं और वो सिलेंडर कुछ हीट एब्जॉर्ब करता भी है तो भी आपके पास रिजर्वायर की हीट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 है, थोड़ी देर बाद सिलेंडर भी जो है वो अपने टेम्परेचर T1 के ऊपर आ गया है। अच्छा, अब होता यह है कि क्योंकि हमने सिलेंडर को एक टेम्परेचर T1 के ऊपर मेंटेन रखना है, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंटली जो है ना आपके पास जो है हीट रिजर्वायर है उसका काम ये है कि वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। किसका टेम्परेचर? जो आपके पास सिलेंडर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। अब हम चलें गैस को अलाउ करते हैं कि वो एक्सपैंड करे। गैस को अलाउ हमने इस तरीके से एक्सपैंड करने के क्या कि जब वो पिस्टन के ऊपर जो हमने प्रेशर रखा हुआ था वो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड कर रही है। अब गैस जो है जब एक्सपैंड कर रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि गैस का जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो वैसे नॉर्मली जब गैस एक्सपैंड करती है तो वो उसकी वजह क्योंकि वो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती है या फिर वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके एक्सपैंड करती है, तो गैस जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमने उसको क्योंकि हीट रिजर्वायर के साथ रखा हुआ है और हीट रिजर्वायर का काम ही ये है कि वो गैस का टेम्परेचर मेंटेन रखे, तो एक्सपेंशन में अगर गैस कूल होने की कोशिश करेगी भी तो जितना उसका टेम्परेचर लो होने की कोशिश करेगा उसी अमाउंट से वो हीट जो है वो रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। तो लेकिन हीट कंडक्ट हो रही है रिजर्वायर से टू द गैस, सो द टेम्परेचर द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर। होल प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक कर्व आपको मिलती है बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ में, अगर आप इसको ड्रॉ करें आइसोथर्मल प्रोसेस को तो आपको एक कर्व मिलती है, इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। अब हमने क्योंकि ये आइडियल गैस दी है और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क तो हो रहा है क्योंकि गैस एक्सपैंड अगर कर रही है तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है और पिस्टन मूव कर रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। तो जितनी भी हीट आप सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे वो सारी की सारी वर्क डन में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा अगर गैस वर्क एक्सपैंड कर रही है तो एक्सटर्नल वर्क करेगी सराउंडिंग पे, और जितनी भी हीट उसने जो है वो उसको मिल रही है वो सारी की सारी वो सराउंडिंग को दे देगी और उस अपना टेम्परेचर कौन रखेगी। और अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो आइसोथर्मली तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वो उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जो है ना वो गैस जो है पहले मैंने आपको उलट बता दिया कि जब गैस एक्सपैंड कर रही होती है तो क्योंकि वो कूल डाउन हो रही होती है
तो वो उतनी ही हीट जितना उससे रिक्वायर है अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, उतनी हीट वो हॉट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब कर लेगी ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। और जब गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी आइसोथर्मली, उसका क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो उसको सराउंडिंग में रिलीज़ कर देगी। तो अगर वर्क ऑन द सिस्टम हो, मतलब अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी फ्रॉम द गैस। और अगर गैस एक्सपेंड कर रही हो, एक्सटर्नल वर्क कर रही हो, तो वही अमाउंट जो है उसको सप्लाई करनी पड़ेगी गैस को, ताकि वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख सके। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें ना हीट इंटर होती है सिस्टम से और ना ही लीव करती है, मतलब डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाता है। ट्रूली आइडियाबैटिक प्रोसेस तो एक आइडियल प्रोसेस होता है अगर हम उसे आइडियलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लेकिन समहाउ किसी ना किसी तरह से हम प्रिवेंट कर लेते हैं कि किसी कोई बहुत थिक लेयर रख लेते हैं या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास सराउंडिंग से हीट जो है वो ना एब्जॉर्ब हो सके, ना सराउंडिंग में रिलीज हो सके। तो उसमें इससे होता है कि हीट इंटरचेंज का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और उससे काफ़ी हीट को एक्सचेंज, जैसे अगर आप थर्मस बॉटल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी देर तक पानी गर्म रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र गर्म ही रहेगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आम अगर आप बॉटल में बंद करें उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा देर बंद रहता है, थोड़ी ज़्यादा देर सॉरी वो टेम्परेचर। तो बेसिकली जो प्रोसेस जैसे हम पहले भी एक दफ़ा जब हम लोग साउंड स्पीड ऑफ साउंड पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये मेंशन किया था कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उस क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, मतलब एक्सचेंज करने के लिए या थर्मल इक्विलिब्रियम आने के लिए या हीट एक्सचेंज करने के लिए सराउंडिंग से। तो अगर कोई भी प्रोसेस हमारे पास बहुत सडन हो, बहुत रैपिड हो, तो बहुत क्विक हो, तो उसमें हीट टाइम इतना नहीं मिलता सराउंडिंग से सिस्टम को हीट एक्सचेंज करने का, तो वो प्रैक्टिकली एडियाबैटिक हो जाते हैं। तो अगर आप कोई एडियाबैटिक प्रोसेस होना गैस करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसी तरह गैस को एक सिलेंडर में रखेंगे, इंसुलेटिंग सिलेंडर है, मूवेबल पिस्टन है, फिगर में आप देख लें कोई हीट इंटर नहीं हो रही, ना लीव कर रही सिस्टम से ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्सपेंशन, चाहे जो भी हो हीट नहीं चेंज हो रही। अगर हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो आपके पास सडनली जो है वो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है और गैस जो है वो कूल डाउन भी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशन में गैस कूल डाउन होती है, तो इसकी वजह से उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। और जब टेम्परेचर लो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर गैस एक्सपैंड हो एडियाबैटिकली तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, गैस हीट अप हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो गैस की इंक्रीज़ कर जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक डेल्टा क्यू ज़ीरो हो जाएगा अगर क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास जितनी ज़्यादा गैस अगर वर्क डन करी है ऑन द सराउंडिंग, मतलब गैस अगर एक्सपैंड कर रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, और अगर गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा है, गैस अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो इफ़ द सिस्टम डज द वर्क इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर सिस्टम काम करेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगा, क्योंकि दूसरी हीट उसके अंदर इंटर नहीं हो रही है। और अगर वो उसके ऊपर अभी अगर, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसके ऊपर तो हीट सिस्टम के अंदर हीट इंटर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फॉर वट एवर द प्रोसेस, थ्रू वट एवर द प्रोसेस, तो भी गैस जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी ही उसकी इंक्रीज़ करेगी। और अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो वो भी अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके करेगी, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ अपने रहते, मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू का यही मतलब है कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कम करके अपने आप को एक्सपैंड करेगी। तो क्वेज है अगेन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड डिक्रीज ग्रेजुअली एज मोर एंड मोर आइस इज फॉर्म्ड, वाई, ये आपने बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपने 10.2 एग्ज़ाम्पल भी करनी है जिसमें आपको बताया गया है कि 400 जाउल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करे एक सिस्टम को, और इसी टाइम में 150 जाउल का वर्क भी सिस्टम कर रही है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो चेंज इन क्यू जो है डेल्टा क्यू 400 है, डेल्टा डब्ल्यू 150 है, आपने डेल्टा यू फाइंड करना है, ये एग्जांपल करनी है एंड क्विज करना है। तो ये आपके पास सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू आपको गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू गिवन है, डेल्टा यू फाइंड कर लें। असाइनमेंट 10.1 आपने करनी है, आइडियल गैस है 5 इंटू 10⁻² जॉल ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और 2 इंटू 10⁻² जॉल का वर्क कर रही है ऑन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि आपने आइसोबैरिक प्रोसेस वाला फर्स्ट लॉ यूज़ करना है। तो आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस फाइंड करनी है। तो अगर इंटरफेट बी पार्ट भी है इसका कि इंटरनल एनर्जी जो है वो अगर उसके अंदर चेंज आपको बताया है, ठीक है, तो फिर चेंज इन द वॉल्यूम और प्रेशर को अगेन कांस्टेंट रख के आपने फाइंड करना है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हाउएवर थर्मोडायनामिक ऑल्सो अप्लाइज टू द लिविंग सिस्टम एज सच एज आर ऑन बॉडीज़। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल थर्मोडायनामिक। हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग फिर वर्क करते हैं और फिर हीट हमारे सिस्टम से रिलीज़ होती है, तो हमारी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है, हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है ना। तो जितनी हीट हम अपने सराउंडिंग में रिलीज़ कर रहे हैं या जितनी हीट हमारी बॉडी रेडिएट कर रही है, ठीक है, एक्चुअली, और इसके अलावा जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें जो यूज़ हो रही है, तो आपके पास Q माइनस W प्लस फूड एनर्जी, बेसिकली जितनी हम फूड खा रहे हैं उस हिसाब से वो हमारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो फिर हम वर्क में या रेडिएशन जो हमारी बॉडी से निकलती हैं उसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास जो सनलाइट है उसके अंदर भी ऐसे ही है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाइज टू मेटाबॉलिज्म, हीट ट्रांसफॉर्म आउट ऑफ द बॉडी एंड वर्क डन बाय द बॉडी रिमूव इंटरनल एनर्जी। हीट ट्रांसफ़र होती है आउट ऑफ द बॉडी और वर्क डन जो बॉडी करती है वो रिमूव करती है इंटरनल एनर्जी को। वेयर इज़ फूड, लेकिन जो हम फूड खा रहे होते हैं वो हमारी इंटरनल एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखती है। तो फूड जो हम खा रहे हैं वो हम लोग वर्क डन ऑन द बॉडी के तौर पे भी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। और पी पार्ट में ये दिखा हुआ है कि प्लांट कन्वर्ट करते हैं जो भी एनर्जी वो सनलाइट से लेते हैं उनको पहले केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है।